हे गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फाइन। आई एम ऑल्सो फिट एंड फाइन। दोस्तों, जैसा कि स्पेशल रिक्वेस्ट कुछ लोगों ने किया था कि जीएसटी में होने वाली वेरियस सेक्शन के अंदर जो असेसमेंट की जाती है वो कौन कौन से सेक्शन के अंदर असेसमेंट होती है और डिपार्टमेंट उसका जो है डिमांड निकालता है जीएसटी जिसके बेसिस पर लोगों को पेमेंट करना पड़ता है। यानी कि असेसमेंट की जो अलग अलग सेक्शन है, अलग अलग धाराएं हैं, उसके ऊपर हम यहाँ पे बात करेंगे और उसके अंदर क्या प्रक्रिया है जो जीएसटी ऑफिसर्स फॉलो करते हैं। किसी को नोटिस सर्व करते हैं या उसकी स्क्रूटनी करते हैं या समरी असेसमेंट करते हैं। नॉन फाइलर का असेसमेंट कैसे होता है, ठीक है, और अनरजिस्टर्ड पर्सन का असेसमेंट किस तरीके से जीएसटी डिपार्टमेंट करती है, तो उसके ऊपर हम आज पूरी डिटेल्ड चर्चा करेंगे और पूरी तरह से जो इंटेंट है लॉ का वो भी हम लोग पूरा कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो होपफुली यू विल एंजॉय दिस वीडियो और स्किप मत करना, वन बाय वन करके देखना। आप हाई स्पीड में करके इस वीडियो को देखना तो जल्दी ग्रिप बनेगी, क्योंकि पूरे लॉ के इंटेंट को बताना जो है बहुत फास्ट स्पीड में नहीं बताया जा सकता, तो इसलिए एक जो नॉर्मल स्पीड होती है उसी में बताया गया है। एंड अगर आप वीडियो को देखें तो उसकी स्पीड को और हाई करके देखें। तो आइए एंजॉय करते हैं असेसमेंट प्रोसीजर पूरा कंप्लीट जीएसटी में। और कमेंट करके आप बताना अगर आपको अच्छी लगी या कुछ उसमें कमियां पाई जाती हैं, तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो जैसा हो, जिस समय पे देख रहा हो उस हिसाब से अपना समझ ले। दोस्तों, जैसा कि बहुत 3-4 लोगों ने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया था कि जो जीएसटी में असेसमेंट अंडर वेरियस सेक्शन है, यानी कि जितने असेसमेंट जिस तरीके के जीएसटी में होते हैं उस पे जरा एक वीडियो रिकॉर्ड कर दीजिए ताकि वो प्रॉपर तरीके से हमको समझ में आ जाए। तो उसी को कंसीडर करते हुए आज मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैंने पूरा बेस्ट एफर्ट अपना देने की कोशिश की है कंटेंट को क्रिएट करने के लिए और इसको किस तरीके से समझा जाए कि जीएसटी में जो असेसमेंट होता है वो किन किन सेक्शन में और किस किस तरीके से होता है और वहां पे जीएसटी डिपार्टमेंट किस तरीके से एक्शन में आता है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि जो सीजीएसटी एक्ट में चैप्टर 12 है, सीजीएसटी एक्ट चैप्टर 12 में जो है असेसमेंट अंडर वेरियस सेक्शन ये बताया गया है। अब असेसमेंट जो है, पहला सेक्शन 59 में जो है सेल्फ असेसमेंट, सेक्शन 60 में प्रोविजनल असेसमेंट एंड सेक्शन 61 में स्क्रूटनी असेसमेंट की स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न की बात की गई है और यहाँ पे इसका असेसमेंट भी होता है। ठीक है, आगे है सेक्शन 62 में असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर की बात की जाती है। सेक्शन 63 में असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। ये भी आप ध्यान रखिए कि जो जीएसटी में रजिस्टर्ड लोग नहीं है उनका भी असेसमेंट होता है। ठीक है, और सेक्शन 64 में समरी असेसमेंट इन सर्टेन स्पेशल केसेस यहाँ पे बात की गई है। तो कुल मिला के सेक्शन 59 टू सेक्शन 64 ये पूरा असेसमेंट की बात करता है चैप्टर 12 के अंदर। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेल्फ असेसमेंट को कैसे समझा जाए। ठीक है, तो सेल्फ असेसमेंट तो अपने आप में बहुत आसान है। सेल्फ असेसमेंट किस तरीके से होता है, जैसा कि ये नाम से ही पता चल रहा है कि सेल्फ असेसमेंट यानी कि खुद से असेसमेंट इसका करना है। आपको खुद से आउटपुट टैक्स लायबिलिटी डिटरमिन करनी है और सेक्शन 39 के मुताबिक वो जब आप स्टेटमेंट फाइल करेंगे उसमें आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोला गया है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन सेल्फ असेस, खुद से वो असेस करेगा ऑफ टैक्स जो उसे पेमेंट करने हैं under this act and furnish a return for each tax period as specified under section 39। यानी कि सेक्शन 39 में जो रिटर्न्स वगैरह प्रिस्क्राइब की गई हैं लाइक जीएसटी R3B वगैरह, तो उसके थ्रू वो जो है सेल्फ असेस करके टैक्स का पेमेंट करेगा। तो इसमें तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इसको समझने के लिए सेक्शन 59 को। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सेक्शन 60 में जहां पे प्रोविजनल असेसमेंट की बात की जाती है। अब यहाँ पे देखिए जीएसटी एक्ट में जो है कुछ इस तरीके की धाराएं, इस तरीके के सेक्शन इन्वॉल्व किए गए हैं जहां पे टैक्स पेयर्स को सहूलियत दी गई है। ठीक है, वहां पे टैक्स पेयर और डिपार्टमेंट के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन स्टेब्लिश कराने की कोशिश किया गया है कि भाई किसी भी तरीके का टैक्स इवेजन ना हो और किसी भी तरीके से जो है टैक्स पेयर का हरेसमेंट ना हो और वो सोफिस्टिकेट यानी कि अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को ऑपरेट करे और जो उस पे टैक्स रिलेवेंट टैक्स बनता है उसका वो पेमेंट करे। तो सीबीआईसी ने
जो है कुछ इस तरीके से, या जीएसटी काउंसिल ने कुछ इस तरीके से जो है इस कानून को, इस नियम को डिजाइन किया है ताकि कोऑर्डिनेशन बना रहे किसके बीच में, डिपार्टमेंट और टैक्स पेयर के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना रहे। तो आइए जरा देखते हैं जो प्रोविजनल असेसमेंट है उसको किस तरीके से समझते हैं। पहले यहाँ पे बोला गया, जैसा प्रोविजनल असेसमेंट की बात की गई है, प्रोविजनल का मतलब है कि जो फाइनल ना हो, ठीक है, जो अभी फाइनल नहीं है, ठीक है। तो पहला यह कह रहे हैं सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 2 वेयर टैक्सेबल पर्सन इज अनेबल, यानी कि जब टैक्सेबल पर्सन अनेबल होता है डिटरमिन करने में, क्या डिटरमिन करने में, वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस को डिटरमिन नहीं कर पाता वो, यानी कि गुड्स की वैल्यू और सर्विसेज की वैल्यू को वो सर्टेन नहीं कर पाता, डिटरमिन नहीं कर पाता, या वो टैक्स रेट को डिटरमिन नहीं कर पाता कि उस पर्टिकुलर सप्लाई के ऊपर टैक्स रेट कितना लगेगा। तो यहाँ पे दो बातें निकल के आती है, एक तो वैल्यू को वो डिटरमिन करने में फेल हो जाता है और दूसरा टैक्स रेट डिटरमिन करने में फेल हो जाता है। तो ऐसे केस में वो प्रॉपर ऑफिसर को राइटिंग में बताता है इस चीज को कि भाई हमको टैक्स पेमेंट करने के लिए प्रोविजनली पावर दिया जाए, मतलब हमें अलाउ किया जाए प्रोविजनल टैक्स जमा करने के लिए, ठीक है, प्रोविजनल बेसिस पे, ठीक। एंड द प्रॉपर ऑफिसर शैल पास एन ऑर्डर, तब ऐसे केस में जब वो एक राइटिंग में एप्लीकेशन करेगा प्रॉपर ऑफिसर को, तो ऑफिसर एक ऑर्डर पास करेगा विथ इन अ पीरियड नॉट लेटर देन 90 डेज, यानी कि 90 दिन के अंदर वो एक ऑर्डर इशू करेगा फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ सच रिक्वेस्ट, जिस दिन आपने एप्लीकेशन किया है। तब वो ऐसे केस में अलाउ कर देगा आपको पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी कि टैक्स पेमेंट करने के अलाउ करेगा प्रोविजनल बेसिस पे कि भाई एट सच रेट ऑन सच वैल्यू एज मे बी स्पेसिफाइड। तब वहां पे क्या करेगा, ऑर्डर में जो है ऑफिसर खुद ही एक वैल्यू डिटरमिन करेगा, ठीक है, एंड एक रेट डिटरमिन करेगा और कहेगा इस वैल्यू पे इस रेट को अप्लाई करके आप टैक्स जमा कर दो, ठीक है, प्रोविजनल बेसिस पे, यानी कि ये एक तरीके से ये अंदाजे पे टैक्स जमा हो रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे ये बोला गया है कि आगे कह रहे द पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन प्रोविजनल बेसिस मे बी अलाउड इफ टैक्सेबल पर्सन एग्जीक्यूट्स अ बॉन्ड। तो ऐसे केस में क्या होगा कि ऑफिसर ये भी तो कहेगा कि भाई अभी तुम्हारा फाइनल असेसमेंट तो हुआ नहीं, फाइनल टैक्स डिटरमिन हुआ नहीं, आपको कितना टैक्स जमा करना है ये तो पता नहीं है, तो अंदाजे के बेस पर हम टैक्स जमा करवा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इसको पेमेंट करके और ट्रांजेक्शन करके आप भाग जाओ। तो ऐसे केस में वो क्या करते हैं कि वो आपसे बॉन्ड जो है फर्निश करवाते हैं प्रेस्क्राइब्ड मैनर में, ठीक है। एंड विथ सच श्योरिटी और सिक्योरिटी, या जो भी ऑफिसर डिसाइड करेगा बॉन्ड के लिए श्योरिटी या सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह, कुछ एफडी वगैरह हो सकता है वो ले, तो इस तरीके से वो काम करेगा। आगे कहेगा कि प्रॉपर ऑफिसर में डीम फिट, जैसा उसको अच्छा लगेगा प्रॉपर ऑफिसर को, उस तरीके से आपसे बॉन्ड वगैरह वो लेगा। बाइंडिंग द टैक्सेबल पर्सन, अब जो ऑफिसर यहाँ पे डिसाइड कर देगा, ऑर्डर में दे देगा, उसके प्रति जो है टैक्सेबल पर्सन बाइंडिंग होगा, यानी कि उसे फॉलो करना होगा। फॉर द पेमेंट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ टैक्स एज मे बी फाइनली असेस्ड एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स प्रोविजनली असेस्ड। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कुल मिला के कि ऑफिसर जो है ऑर्डर पास करेगा और वहां पे वैल्यू रेट डिटरमिन करके आपसे टैक्स जमा करवा देगा, और उसके अगेंस्ट में आपसे कुछ बॉन्ड ले लेगा वो कि भैया कहीं भाग न जाना, बॉन्ड दे के जाओ आप कि जब फाइनल असेसमेंट हो तो इस बात से हम श्योर कर सकें कि आप टैक्स जमा कर दोगे, ठीक है, टैक्स डिपॉजिट कर दोगे। तो इस बात के लिए वो श्योरिटी बॉन्ड आपसे लेते हैं। आगे बोला गया है कि द प्रॉपर ऑफिसर शैल विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ। अब देखिए, पहला ऑर्डर उसने 90 डेज में पास किया जिसमें आपने प्रोविजनल टैक्स का टैक्स जमा किया, उसके बाद अगला वो फाइनल ऑर्डर पास करेगा जो कि नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर इशूड अंडर सबसेक्शन 1, यानी कि जब आपका 90 डेज वाला ऑर्डर पास हुआ था प्रोविजनली टैक्स जमा करने के, उसके 6 महीने के अंदर वो जो है क्या करेगा, पास द फाइनल असेसमेंट ऑर्डर, फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास करेगा आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट सच इंफॉर्मेशन एज मे बी रिक्वायर्ड फॉर फाइनलाइजेशन द असेसमेंट। तो ऐसे केस में अब जो है वो फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास करेगा और वहां पे जो रियल टैक्स है और जो रियल वैल्यू है आपकी सप्लाई का, वो जो है यहाँ पे डिटरमिन करेगा, ठीक है। अब ये बात मुझे लगता है कोई शक वाली बात नहीं है, तो बात समझ में आ गई होगी। आगे प्रोवाइडेड की बात की जा रही है, कुछ यहाँ पे प्रोवाइजो ऐड किया गया है, कंडीशंस कुछ इम्पोज की गई है। Provided that the period specified in this subsection may on sufficient cause being shown
and for reason to be recorded in writing be extended by the joint commissioner or additional commissioner for a further period not exceeding 6 months. अब देखो, जो फाइनल ऑर्डर पास होगा, फाइनल असेसमेंट ऑर्डर, ठीक है, फाइनल असेसमेंट ऑर्डर जो पास होगा उसके लिए बोला गया है 6 मंथ, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि जो प्रॉपर ऑफिसर है वो 6 महीने के अंदर ऑर्डर नहीं पास कर पाता, कुछ जेन्युइन रीजन की वजह से, कुछ बिजी होने की वजह से, या कुछ भी कारण हो सकते हैं, तो ऐसे केस में वो परमिशन लेगा फर्दर एक्सटेंडेड पीरियड के लिए, जो 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया जाएगा। और इसका जो परमिशन देगा वो कौन देगा? ज्वाइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ। यानी कि जेसी या एसी, इसका जो है एसी का मतलब असिस्टेंट कमिश्नर नहीं, एडिशनल कमिश्नर की बात यहाँ पे की जा रही है, वो आपको इंपावर करेंगे, यानी कि प्रॉपर ऑफिसर को इंपावर करेंगे, भाई जा 6 महीने का टाइम तुझे और दिया ऑर्डर पास करने के लिए, ठीक है। ठीक है, और ये जो एक्सटेंडेड पीरियड होगा नॉट एक्सीडिंग 4 ईयर, 4 साल से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं। आगे बोला गया है 4th पॉइंट पे, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी लायबल टू पे इंटरेस्ट ऑन एनी टैक्स पेबल ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर बोथ अंडर प्रोविजनल असेसमेंट बट नॉट पेड ऑन द ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 39 और द रूल मेड देयर अंडर एट द रेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 50, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोला गया कि भाई मान लीजिए क्या हुआ कि आपका जब प्रोविजनल, जब जहां पे आपने टैक्स टैक्स का रेट और वैल्यू डिटरमिन करने में आप फेल हो गए, तो वहां पे ऑफिसर ने आपका प्रोविजनल असेसमेंट किया, अंदाजे के बेस पर उन्होंने टैक्स जमा कराया। तो अंदाजे के बेस पर मान लो उन्होंने कहा 100 रुपए टैक्स तुम जमा कर दो, ये टैक्स निकल के आया 100 रुपीज, ठीक है। ये तो है प्रोविजनल असेसमेंट जब हुआ तब। लेकिन जब फाइनल असेसमेंट हुआ तो उसमें 120 रुपए टैक्स निकल के आए, ठीक है। तो डिफरेंस कितना निकल के आया? डिफरेंस निकल के आया 20 रुपीज का। तो अब यहाँ पे इस 20 रुपए को आपको जमा करना पड़ेगा। जब आप जीएसटी के रिटर्न किसी टैक्स पीरियड का फाइल करेंगे तो उसमें आपको ये जो है 20 रुपीज का डिफरेंस आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। और सेक्शन 50 के मुताबिक जो इंटरेस्ट आप पे अप्लाई होता है वो इंटरेस्ट का भी पेमेंट इस 20 रुपए पर डिपॉजिट करना होगा। और ये इंटरेस्ट का जो अमाउंट है ये कैसे डिटरमिन किया जाएगा? फ्रॉम द फर्स्ट डे आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेट सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोथ टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया, मान लीजिए जैसे जनवरी में आपका हुआ था कौन सा असेसमेंट? प्रोविजनल असेसमेंट हुआ, और जाके नवंबर में आपका जो है फाइनल असेसमेंट हुआ। अब जो 20 रुपए का डिफरेंस निकल के आएगा वो नवंबर में निकल के आएगा। तो जो इंटरेस्ट का पीरियड होगा जनवरी से लेके, यानी कि जनवरी में मान लीजिए 20 जनवरी को आपका हुआ था, आपने पेमेंट किया था प्रोविजनली, ठीक है। तो 20 जनवरी के बाद से लेके 20 नवंबर तक, ठीक है, सॉरी 20 जनवरी से लेके नवंबर की जब रिटर्न आप फाइल करेंगे, एक्चुअल पेमेंट जब 20 रुपए का करेंगे, तो इस पीरियड का इंटरविनिंग पीरियड ये जो है इसका इंटरेस्ट का पेमेंट आपको करना पड़ेगा, वो बात यहाँ पे कही जा रही है। आगे कह रहे हैं कि वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू अ रिफंड consequent to the order of final assessment under subsection 3 subject to the provision of subsection 8 of section 54 interest shall be paid on such refund as may be such refund as provided under section 56। तो यहाँ पे बोला गया है कि जैसे फाइनल असेसमेंट ऑर्डर जब पास होगा, तो बात को समझिए, जब फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास होगा, 1 मिनट, तो जब फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास होगा, बात को समझिए, यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए जब प्रोविजनल असेसमेंट हुआ, ठीक है, प्रोविजनल असेसमेंट जब हुआ तो टैक्स आपको डिपॉजिट करना पड़ा 100 रुपीज, ठीक है, टैक्स 100 रुपीज जमा करना पड़ा। लेकिन जब फाइनल असेसमेंट यहाँ पे हुआ, फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ, तो टैक्स निकल के आया वो 20 रुपीज, ठीक। तो यहाँ पे तो जो 20 रुपीज का डिफरेंस है ये आपको क्या करना पड़ेगा? डिपॉजिट करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा प्लस इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। ये बात हो गई। अब यहाँ पे रिवर्स सिचुएशन भी तो बन सकती है कि मान लीजिए प्रोविजनल, अब यहीं पे हम बता देते हैं, प्रोविजनल असेसमेंट जब हुआ तो आपसे टैक्स जमा करवाया गया 100 रुपए, लेकिन जब फाइनल असेसमेंट हुआ तो टैक्स निकल के आया 80 रुपए। तो यहाँ पे 20 रुपए आप एक्सेस जमा कर चुके हो, तो यहाँ पे सिचुएशन आ जाएगी रिफंड की, ठीक है। तो रिफंड की जब सिचुएशन आ जाएगी तो रिफंड जो है सेक्शन 54 के मुताबिक, सेक्शन 54 के मुताबिक आपको किया जाएगा, प्लस सेक्शन 56 में जो इंटरेस्ट बताया गया है 6% का, वो 6% का इंटरेस्ट भी आपको पेमेंट
किया जाएगा। तो ये दोनों बातें यहाँ पे निकल के आती हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको अगर शॉर्ट पेमेंट है तो सेक्शन 50 यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे सेक्शन 39 और 50 यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। और अगर मान लो रिफंड निकल के आता है तो सेक्शन 39 तो अप्लाई होगा ही होगा कि आपको, सॉरी, यहाँ पे आपको पेमेंट नहीं करना है सेक्शन 39 में, आपको सेक्शन 54 एंड 56 के मुताबिक जो है आपको रिफंड यहाँ पे ग्रांट किया जाएगा। मेरे विचार से ये बात इतनी क्लियर होगी, ठीक है। आगे आइए बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आगे क्या कहानी है। तो कुल मिला जुला के ये बात हो गई, प्रोविजनल असेसमेंट इस तरीके से होता है। तो प्रोविजनल असेसमेंट को अगर हम एक नजर में समझने की कोशिश करें तो कैसे समझेंगे? देखिए, प्रोविजनल असेसमेंट को एक नजर में अगर समझते हैं तो ऐसे केस में देखो, टैक्स पेयर फेल हो जाता है डिटरमिन करने में, क्या चीजें, वैल्यू और टैक्स का रेट, टैक्स रेट, ठीक है, ये फेल हो जाता है। जब ये फेल हो जाता है ये डिटरमिन करने में, तब क्या करता है, वो एक एप्लीकेशन देता है प्रॉपर ऑफिसर को, एप्लीकेशन प्रोवाइड फर्निश करता है। एप्लीकेशन जब मिल जाता है तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करता है, प्रॉपर ऑफिसर एक ऑर्डर पास करता है, ऑर्डर पास करता है 90 डेज के अंदर, ठीक है, कि भाई जा, तुझे मैं बोलता हूँ, आदेश देता हूँ कि तू अपना प्रोविजनल टैक्स जमा कर दे। 90 दिन के अंदर वो ऑर्डर देगा। अब क्या होगा, 90 दिन का जब ऑर्डर मिल जाएगा तब इसका प्रॉपर ऑफिसर जो है, पीओ जो है, एक फाइनल ऑर्डर पास करेगा, फाइनल असेसमेंट ऑर्डर जिसको कहते हैं। फाइनल ऑर्डर जो पास करेगा वो 6 मंथ के अंदर प्लस 6 मंथ एक्सटेंडेड पीरियड होगा, नॉट मोर देन लेस देन इक्वल टू 4 ईयर, ठीक है, 4 साल से ज्यादा का पीरियड नहीं लगना चाहिए इसमें, ठीक है। और यहाँ पे जो 6 मंथ का एक्सटेंडेड टाइम होगा वो कौन देगा, ज्वाइंट कमिश्नर देगा या एडिशनल कमिश्नर यहाँ पे उसे टाइम ये प्रोवाइड करेगा। अब जब फाइनल ऑर्डर निकल के आएगा तो फाइनल ऑर्डर में दो बातें हो सकती हैं, या तो आपका डिमांड निकल के आएगा या तो आपका रिफंड निकल के आएगा, ठीक है। तो अगर डिमांड निकल के आता है तो सेक्शन 39 और सेक्शन 50 के मुताबिक आपको हैंडल किया जाएगा इंटरेस्ट वगैरह का पेमेंट। और रिफंड अगर निकल के आता है तो यहाँ पे जो है सेक्शन 54 और सेक्शन 56 के मुताबिक आपको रिफंड ग्रांट कर दिया जाएगा, ठीक। तो सेक्शन 56 में रिफंड पे इंटरेस्ट है जो कि 6% की बात करता है, और सेक्शन 54 में जो रिफंड का टाइम पीरियड बताया गया है विथिन 2 ईयर फ्रॉम रेलिवेंट डेट की बात की गई है, 2 साल के अंदर आपको रिफंड क्लेम करना पड़ेगा। तो ये बातें यहाँ पे निकल के आ जाती हैं। होपफुली ये जो प्रोविजनल असेसमेंट का टॉपिक है ये आपको बहुत क्लियर समझ में आया होगा। ऑल माय डियर फ्रेंड्स, तो आइए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट असेसमेंट के ऊपर, जो कि हम स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न की बात करते हैं, यानी कि स्क्रूटनी असेसमेंट की बात करते हैं, ठीक है। ओके, तो जैसा कि अभी प्रीवियस सेक्शन में आपने ये देखा कि जो प्रोविजनल असेसमेंट है सेक्शन 60 में वो किस तरीके से होता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, प्रोसीजर वहां पे ऑफिसर क्या फॉलो करता है, टैक्स पेयर क्या प्रोसीजर फॉलो करता है। तो इस तरीके से जो है वहां पे प्रोविजनल असेसमेंट को हम लोगों ने समझा था। अब आइए स्क्रूटनी असेसमेंट की बात करते हैं, जो कि सेक्शन 61 में इसको बताया गया है कि इसकी प्रक्रिया क्या है और इसको किस तरीके से इसका असेसमेंट ऑफ जो है जीएसटी डिपार्टमेंट करता है। तो स्क्रूटनी ऑफ द रिटर्न, कुल मिला के जैसे नाम से ही ये दिख रहा है कि आपके रिटर्न्स, यानी कि सेक्शन 39 वगैरह में जो आप रिटर्न वगैरह फाइल करते हैं, इसका जो प्रॉपर ऑफिसर होता है ना, वो इसकी स्क्रूटनी करता है। स्क्रूटनी का मतलब आपके रिटर्न को पढ़ता है, उसके इंडेक्सेस को देखता है, उसके ट्रेंड को देखता है, उसके बेस पर जो है यहाँ पे वो स्क्रूटनी असेसमेंट करता है। तो आइए जरा स्क्रूटनी असेसमेंट को समझते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है सबसेक्शन 1 में कि द प्रॉपर ऑफिसर में स्क्रूटनाइज करेगा आपके रिटर्न को। आपके रिटर्न को मतलब वो पढ़ेगा, समझेगा, जानेगा, एंड रिलेटेड पर्टिकुलर फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि जो आपने अपने रिटर्न में इंफॉर्मेशन दी है डिपार्टमेंट को, उस इंफॉर्मेशन पे वो अपनी एक राय कायम करेगा, अपनी ओपिनियन को स्टेब्लिश करेगा, ठीक है। टू वेरीफाई द करेक्टनेस, अपनी आपकी रिटर्न को वो वेरीफाई करेगा कि क्या ये रिटर्न जो आपके द्वारा फाइल की गई ये करेक्ट है या नहीं है, ऑफ द रिटर्न एंड इन्फॉर्म हिम ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसीज नोटिस्ड इफ एनी इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड आस्क्ड हिज एक्सप्लेनेशन देयर टू। तो ऐसे केस में क्या करेगा, उसकी करेक्टनेस को वो चेक करेगा और आपको इन्फॉर्म करेगा। वो अगर उसे कुछ डिस्क्रिपेंसी आपके रिटर्न में पाई पाता है, वो कुछ डिफरेंसेस पाता है, कुछ गड़बड़ियां पाता है, तो आपको वो इन्फॉर्म करेगा जो उसने नोटिस किया है, ठीक है, जो गड़बड़ियां उसने नोटिस की हैं, ठीक है। अब ऐसे केस में क्या होगा,
इन सच मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब, जैसा रूल में प्रेस्क्राइब किया गया है उस मैनर में आपको वो क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा। और आपसे क्या मांगेगा, वो सीख करेगा आपसे एक्सप्लेनेशन, उसके संबंध में, उस डिफरेंसेस के संबंध में आपसे एक्सप्लेनेशन मांगेगा वो, कि भाई टैक्स पेयर बताओ क्या वजह है, क्या वजह है कि तुम्हारी जो रिटर्न है उसमें इस तरीके की के डिफरेंसेस या डिस्क्रिपेंसीज निकल के आ रही हैं, आप इसका कारण बताओ। ठीक है, आगे बोला गया, ये तो दे दिया सो कॉज नोटिस, SCN, ठीक है, वहां पे। अब अगली चीज यहाँ पे क्या करेगा, सो कॉज नोटिस तो नहीं कह सकते, यहाँ पे इंटीमेशन एक तरीके का ये देता है ऑफिसर, इंटीमेशन पहले देता है वो, सो कॉज नोटिस तुरंत नहीं देता। ठीक है, इंटीमेशन में आपसे पूछता है भाई सबमिशन, इसके अगेंस्ट में जो है, जो हमने डिस्क्रिपेंसी निकाली है उसके अगेंस्ट में आप सबमिशन दो हमें। ठीक, आगे वो कह रहे हैं सेकंड में, इन केस द एक्सप्लेनेशन इज फाउंड एक्सेप्टेबल, आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो दैट इज गुड, मतलब मस्त हो गया, वो देख के ही मस्त फूले नहीं समाया, वो खुश हो गया, भाई गजब का एक्सप्लेनेशन, मैं संतुष्ट हूं इससे। द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी इन्फॉर्म्ड अकॉर्डिंगली, अब उसके बाद क्या करेगा, प्रॉपर ऑफिसर रजिस्टर्ड पर्सन को इन्फॉर्म करेगा, हाँ भाई मैं खुश हूँ, मैं मस्त हूँ, कोई बात नहीं, तुम्हारा एक्सप्लेनेशन एकदम सही है, एंड नो फर्दर एक्शन शैल बी टेकन इन दिस रिगार्ड। और जब वो मस्त हो जाएगा आपकी इंफॉर्मेशन को देख के, वो खुश हो जाएगा, तो आपको वो इन्फॉर्म करेगा, और उसके बाद कोई फर्दर एक्शन नहीं लेगा, नहीं लेगा, कोई एक्शन उस पर नहीं होगा। मेरे विचार से इतनी बात, छोटी सी बात, जो बहुत माइन्यूट सी बात थी, ये आपको समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे, तीसरे पॉइंट पे, इन केस नो सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन इज फर्निश्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days, जैसा कि 30 दिन का टाइम दिया जाता है आपको एक्सप्लेनेशन देने के लिए। अब एक्सप्लेनेशन अगर 30 दिन के अंदर नहीं पाया जाता है, नहीं कोई सेटिस्फैक्ट्री इंफॉर्मेशन मिलती है आपसे, ऑफ बीइंग इन्फॉर्म्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर और सच फर्दर पीरियड एज मे बी permitted by him, or where the registered person after accepting the discrepancies fails to take the corrective measure, यानी कि जब आपको ये चीजें इन्फॉर्म कर दी गई और प्रॉपर सेटिस्फैक्शन आप इंफॉर्मेशन नहीं दे पाए डिपार्टमेंट को, और आप फेल हो जाते हैं इंफॉर्मेशन देने के लिए, डिस्क्रिपेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए, उसके करेक्टिव एक्शन लेने के लिए आप फेल हो जाते हैं, तब क्या होगा, इन हिज रिटर्न, मतलब अपनी रिटर्न के कंसर्न में आप फेल हो जाते हैं इंफॉर्मेशन देने में, करेक्टिव एक्शन लेने में। आगे क्या होगा, द प्रॉपर ऑफिसर में इनिशिएट एप्रोप्रिएट एक्शन। अब बात को समझना, यहाँ पे एप्रोप्रिएट एक्शन को डिफाइन नहीं किया गया है, व्हाट इज एप्रोप्रिएट एक्शन। अब एप्रोप्रिएट एक्शन वो क्या क्या ले सकता है, यहाँ पे बताया गया है, वो ये भी ले सकता है, ये भी ले सकता है, ये भी ले सकता है, तो यानी कि जो भी वो ले दैट इज एप्रोप्रिएट एक्शन। ठीक है, वो सीवियरिटी ऑफ केसेस को देखते हुए वो एप्रोप्रिएट एक्शन ले सकता है वहां पे। तो यहाँ पे बोला गया है कि भाई वो आपको, आपके ऊपर इनिशिएट करेगा एप्रोप्रिएट एक्शन, इंक्लूडिंग दोज अंडर सेक्शन 65। ठीक है, सेक्शन 65 में वो आपकी ऑडिट करा सकता है, बहुत ध्यान से समझिए, कहने का मतलब ये हुआ कि सेक्शन 61 में अगर आपकी स्क्रूटनी होती है, और सेक्शन 61 में जो इंफॉर्मेशन मांगे गए आपसे, वो इंफॉर्मेशन देने में आप फेल हो जाते हैं, प्रॉपर सेटिस्फाई नहीं कर, प्रॉपर ऑफिसर को आप सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं सबमिशन के थ्रू, तो आप पे ऊपर कौन कौन से सेक्शन अप्लाई हो सकते हैं, सेक्शन 65, 66, 67, 73, 74। ठीक है, ये सेक्शन अप्लाई हो सकते हैं। अब बात को समझिए, मान लीजिए मान लीजिए दो दो रजिस्टर्ड पर्सन है, कोई दो रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, अब वहां पे एक रजिस्टर्ड पर्सन के सबमिशन से वो सेटिस्फाई नहीं है, और दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन के भी सबमिशन से वो सेटिस्फाई नहीं है, तो अब यहाँ पे एक रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर अगर उसने सेक्शन 65 लगा दिया, और दूसरे के ऊपर उसने सेक्शन 73 लगा दिया, तो आप ये नहीं कह सकते कि भैया उनके ऊपर तो 65 लगाया, हमारे ऊपर 73 क्यों लगा रहे हो, क्योंकि वो ऑफिसर को पावर है कि वो एप्रोप्रिएट एक्शन ले सकता है। अब उसकी नजर में आपकी सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए उसको ऐसा लगता है कि आपकी यहाँ पे ऑडिट नहीं होनी चाहिए, आपके ऊपर सेक्शन 73 अप्लाई होना चाहिए या 74 अप्लाई होना चाहिए, ये ऑफिसर के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि वो एप्रोप्रिएट एक्शन वो अपने विवेक के आधार पे कैसा लेता है। ठीक है, तो अब जहां पे आप फेल हो जाते हैं, तो वहां पे सेक्शन 65 में जहां पे टैक्स अथॉरिटीज यानी कि ऑडिट बाई अथॉरिटीज यानी कि जीएसटी अथॉरिटीज द्वारा आपकी ऑडिट कराई जा सकती है, सेक्शन 66 में स्पेशल ऑडिट कंडक्ट कराई जा सकती है, जहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट ऑडिट कर सकते हैं, मतलब
ऑन द डायरेक्शन ऑफ द जीएसटी डिपार्टमेंट, वो ऑडिट करेंगे। और सेक्शन 67 में आप पे इंस्पेक्शन, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट के इंस्पेक्शन, सर्च सीजर वगैरह भी इनिशिएट किया जा सकता है। और प्रोसीडेड टू डिटरमिन द टैक्स एंड अदर ड्यूज अंडर सेक्शन 73 और 74, जहां पे बात आती है कि आपने गलत रॉन्ग टैक्स जमा कर दिया, यानी कि टैक्स नहीं पे किया, शॉर्ट पे किया, रॉन्गली आईटीसी यूटिलाइज किया, ठीक है, और आपने गलत तरीके से रिफंड ले लिया, तो जहां पे फ्रॉड का इंटेंशन नहीं होता वहां पे सेक्शन 73 में आपको नोटिस सर्विस दी जाती है, और जहां पे फ्रॉड का इंटेंशन होता है वहां 74। तो कुल मिला के स्क्रूटनी असेसमेंट में ये कुल मिला के दो 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 चार एक 5 सेक्शन ऑपरेशन में फटाफट फटाफट आ जाते हैं, ठीक है। अब इन पांचों सेक्शन में कहीं से भी अगर एक्शन आपके ऊपर किसी भी सेक्शन में लिया लिया जाता है, तो अल्टीमेटली आपसे टैक्स रिकवरी का ही ऑब्जेक्टिव है डिपार्टमेंट का। टैक्स रिकवरी वो आपसे करना चाहते हैं। अगर टैक्स रिकवरी उनकी नहीं हो पाती है, तब उसके बाद 78 79 वगैरह जो रिकवरी प्रोसीडिंग होती है वो आपके ऊपर इनिशिएट हो सकती है। तो आई थिंक ये इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि भाई किसी टैक्स पेयर के ऊपर स्क्रूटनी ऑफ द रिटर्न, यानी कि स्क्रूटनी असेसमेंट कब किया जाता है। और एक बात हमेशा देखिए, स्क्रूटनी असेसमेंट उसी पर्सन के ऊपर होगा, स्क्रूटनी असेसमेंट केवल उसी पर्सन के ऊपर हो सकता है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है। अनरजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर स्क्रूटनी असेसमेंट हो ही नहीं सकता, कारण ये है कि उन्होंने कोई रिटर्न फाइल ही नहीं की। तो जब उनकी कोई रिटर्न ही डिपार्टमेंट के पास नहीं है, तो वो क्या स्क्रूटनी करेंगे, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। तो आई होप दैट कि आपको ये बात यहाँ पे क्लियर होगा कि स्क्रूटनी असेसमेंट डिपार्टमेंट किस तरीके से करता है, उसका क्या प्रोसीजर है, और वहां पे टैक्स की रिकवरी करने के लिए उनके पास क्या क्या टूल्स हैं। ये टूल्स हैं, ये जो सेक्शन है, ये अलग अलग टूल्स यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, तो माय डियर फ्रेंड, अब हम शुरू करते हैं यहाँ पे असेसमेंट ऑफ रिटर्न, नॉन फाइलर ऑफ द रिटर्न, ठीक है। असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर ऑफ द रिटर्न, यानी कि कोई पर्सन रजिस्टर है लेकिन वो अपनी रिटर्न को फाइल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर डिपार्टमेंट किस तरीके से इनिशिएटिव लेगा, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अब एक चीज ये भी आप समझिए, असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर को यहाँ पे बीजेए भी बोलते हैं, यानी कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट भी यहाँ पे कहा जा सकता है, कि ऑफिसर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट यहाँ पे करता है। तो आगे बोल रहे हैं कि फर्स्ट प्रोवाइजो में ये कह रहे हैं कि सब सेक्शन में ये कह रहे हैं कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी कंटेन्ड सेक्शन 73 और 74, यानी कि 73 74 को अभी हटा दो यहाँ से, ठीक है। आगे वो कह रहे हैं वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन फेल टू फर्निश द रिटर्न अंडर सेक्शन 39 और 45 में, ठीक है। सेक्शन 39 में जो GSTR 1 GSTR 3B वगैरह फाइल करनी होती है, और 45 में जो आपको एनुअल वगैरह पे काम करना होता है, ठीक है। इवन आफ्टर द सर्विस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 46। अब बात को समझिए, जब कोई टैक्स पेयर रिटर्न अपनी टाइमली फाइल नहीं करता है, तो पहले तो डिपार्टमेंट क्या करती है, डिपार्टमेंट उसे सेक्शन 46 में नोटिस देती है कि भाई 15 दिन का इसमें टाइम दिया जाता है, ठीक है। 15 दिन का टाइम दिया जाता है कि जो भी रिटर्न्स आपके डिफॉल्ट हैं उनको गुड करिए, यानी कि जो भी रिटर्न रिटर्न फाइल नहीं है उनको आप फाइल करिए, ठीक है। सेक्शन 46 में द प्रॉपर ऑफिसर में प्रोसीड टू असेस द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द सेड पर्सन। अब 15 दिन के अंदर भी अगर आप एक्शन में नहीं आते, तब ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, आगे बढ़ जाएगा आपका असेसमेंट करने के लिए और लायबिलिटी डिटरमिन करने के लिए आपके ऊपर, ठीक है। टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट, जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक तरीके का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है, ठीक है। टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल द रेलेवेंट मटेरियल व्हिच इज अवेलेबल और व्हिच ही हैज गैदर्ड एंड इशूड एन असेसमेंट ऑर्डर, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो रेलेवेंट मटेरियल, अवेलेबल मटेरियल उसके पास, इंफॉर्मेशन उसके पास होगी, उसके बेस पर इंफॉर्मेशन को गैदर करके आप पे जो है असेसमेंट ऑर्डर पास कर देगा विद इन अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। बात को समझिए, यहाँ पे जो नॉन फाइलर है, जो अपनी रिटर्न को टाइमली फाइल नहीं करते या करते ही नहीं, ठीक है, जो अपनी रिटर्न को फाइल करते ही नहीं, उनकी बात यहाँ पे हो रही है। उनके ऊपर क्या है, डिपार्टमेंट 5 साल के अंदर कभी भी एक्शन ले सकती है। इस बात को आप समझिए, 5 ईयर कम नहीं होते, 5 साल में आप नजर में उनके आ ही जाओगे, 5 साल के अंदर वो आपको खींच लेंगे जीएसटी डिपार्टमेंट, ठीक है। फ्रॉम द डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44 और एनुअल रिटर्न, यानी कि किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की जो एनुअल रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट होती है,
उस एनुअल फाइलिंग की ड्यू डेट से 5 साल के अंदर आपके ऊपर वो असेसमेंट ऑर्डर इशू कर सकते हैं। ठीक है, एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू विच द टैक्स नॉट पेड और पेड रिलेट्स, यानी कि जिस फाइनेंशियल ईयर का टैक्स वगैरह रिटर्न वगैरह आपने जमा नहीं किया है, फाइल नहीं किया है या टैक्स डिपॉजिट नहीं किया है, तो उस फाइनेंशियल ईयर की जो एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट होगी उसके 5 साल के अंदर वो आपके ऊपर असेसमेंट ऑर्डर रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, आगे वो क्या कहना चाह रहे हैं, वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन फर्निशेस अ वैलिड रिटर्न विथ इन 30 डेज, यानी कि अगर वो अपनी सारी रिटर्न 30 दिन के अंदर सबमिट कर देता है ऑफ सर्विस ऑफ असेसमेंट ऑर्डर, यानी कि असेसमेंट ऑर्डर आने के बाद भी आपको 30 दिन का टाइम दिया जा रहा है। बात को समझिए, असेसमेंट ऑर्डर आ गया, अब फिर भी 30 दिन का आपके पास टाइम है कि भैया तुम एक काम करो, 30 दिन के अंदर अगर अभी भी सारी चीजों को फाइल कर देते हो तो द सेड असेसमेंट ऑर्डर शैल बी डीम्ड टू हैव बीन विथड्रॉन, ये असेसमेंट ऑर्डर विथड्रॉ कर लिया जाएगा ऑफिसर की तरफ से कि जैसे मैंने कोई ऐसा ऑर्डर दिया ही नहीं था। बट द लायबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 50 फॉर द पेमेंट ऑफ लेट फीस अंडर सेक्शन 47 शैल कंटिन्यू। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर आपके ऊपर असेसमेंट ऑर्डर विथड्रॉ कर लिया गया तो आपके ऊपर टैक्स जमा करने की, इंटरेस्ट जमा करने की और लेट फीस जमा करने की, टैक्स तो देखो हर हाल में जमा करना ही है। तो अब यहाँ पे सेक्शन 50 में इंटरेस्ट और सेक्शन 47 में लेट फीस, इससे भी आप मुक्त नहीं हो पाओगे, इससे मुक्त नहीं हो पाओगे। अगर असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉ भी हो जाता है तो आपको इंटरेस्ट और लेट फीस वगैरह, जो भी लेट फीस कह लो या फीस कह लो, उसका पेमेंट आपको करना ही करना है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट चलता है। होपफुली असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न की बात भी यहाँ पे आपको क्लियर होगी। थैंक यू। तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आइए मूव करते हैं अब सेक्शन 63 के ऊपर और बात करते हैं यहाँ पे असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन की। अब सबसे पहला सवाल आपका ये होना चाहिए कि भाई अनरजिस्टर्ड पर्सन का असेसमेंट कैसे होगा, क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन की कोई इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास तो है नहीं, उनकी आप असेसमेंट कैसे करोगे, डिपार्टमेंट वाले कैसे करेंगे। तो ऐसे केस में क्या होता है कि अंडर सर्वे वगैरह में अगर कोई पाया जाता है, ठीक है, कि भाई कोई पर्सन है जो कि उसकी प्रेस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड लिमिट जो रजिस्ट्रेशन की है 20 लाख, 10 लाख, 40 लाख, उसको वो जो स्पेसिफाइड स्टेट वाइज जो डिफाइन किया गया है प्रेस्क्राइब्ड लिमिट रजिस्ट्रेशन की, ठीक है, अब अगर उसने उस प्रेस्क्राइब्ड लिमिट की टर्नओवर को एक्सीड किया है, क्रॉस किया है, तो उसे कंपल्सरली रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए। अगर उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है तो इसका मतलब उसने नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ जीएसटी लॉ कर दिया है। ठीक है, तो ऐसे केस में उसको भी जीएसटी के अंदर जो है कवर कर लिया जाएगा और ऐसे पर्सन का असेसमेंट फिर डिपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंग करेगी। ठीक है, 73 और 74 के प्रतिकूल कोई भी बात हो उसको अभी यहाँ पे मत सोचो। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं वेयर टैक्सेबल पर्सन फेल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, यानी कि जहां पे टैक्सेबल पर्सन अपना रजिस्ट्रेशन लेने में फेल हो जाता है, इवन दो लाइबल टू डू सो, जहां पे वो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लाइबल था और वो फेल हो गया रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, अथवा whose registration has been cancelled under section 2 of section 29, जहां पे ऑफिसर ने सुओ मोटो उसका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दिया, बट हु वाज लाइबल टू पे टैक्स, लेकिन वो टैक्स के पेमेंट करने के लिए लाइबल था। ठीक है, फिर भी वो अपना रजिस्ट्रेशन ना तो लिया, ना तो उसने अपना रजिस्ट्रेशन जहां कैंसिल हुआ था, कैंसिल के केस में ना तो उसने रिवोक कराया। ठीक है, तो ऐसे केस में the proper officer may proceed to assess tax liability of such person to the best of his judgment। कुल मिला के ये भी एक तरीके का BJA है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, ये भी है। तो अभी आपने सेक्शन 62 जो पढ़ा था जहां पे बात की गई थी असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर ऑफ द रिटर्न, तो वहां पे भी एक तरीके का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हुआ था। और सेक्शन 63 में जहां पे असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन है, यहाँ भी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है। ठीक है, फॉर द रेलेवेंट टैक्स पीरियड एंड इशू एन असेसमेंट ऑर्डर विद इन अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। कुल मिला जुला की बात यहाँ पे ये है कि जब ऐसे केस में आप रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हो या आपका रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल हो गया है, उसे आप रिवॉक नहीं कराते हो, लेकिन आप टैक्स पेमेंट करने के लिए लायबल हो, तब ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर जो है प्रोसीड करेगा आपको टैक्स लायबिलिटी आपकी असेस करने में ऑफ सच टैक्सेबल पर्सन टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट
फॉर द रेलिवेंट टैक्स पीरियड, मतलब उस पर्टिकुलर टैक्स पीरियड के लिए वो टैक्स डिटरमिन करेगा और आपके ऊपर असेसमेंट ऑर्डर पास करेगा। वो कितने साल के अंदर? 5 साल के अंदर। कब से? वो 5 साल कब से काउंट होगा? सेक्शन 44 में जो एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट होगी, ड्यू डेट जो होगी उसके ड्यू डेट के 5 साल के अंदर, यानी 5 ईयर के अंदर आपको वो जो है अल्टीमेटली असेसमेंट ऑर्डर आपके ऊपर पास करके टैक्स की रिकवरी कर लेंगे। ठीक है, मेरे विचार से ये बात समझ में आ गया होगा। आगे कह रहे हैं प्रोवाइडेड दैट नो सच असेसमेंट ऑर्डर शैल बी पास्ड विदाउट गिविंग द पर्सन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। यहाँ पे डायरेक्ट देखो क्या होता है, हर एक कानून में जो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया जाता है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाता है, यानी कि सुनवाई का पर्याप्त अवसर। ठीक है, तो जब तक आपको सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया जाएगा, आपके ऊपर असेसमेंट ऑर्डर डिपार्टमेंट पास नहीं करेगी, ऑर्डर इशू नहीं करेगी। तो ये सारे सेक्शन जो है ना, ये छोटे छोटे सेक्शन है, लेकिन मैं बताऊं ये बहुत ही खतरनाक सेक्शन है तो छोटे लेकिन खतरनाक सेक्शन है। ये उन पर्सन के लिए जो जीएसटी में उनकी टर्नओवर हाई लिमिट पे है लेकिन वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, या उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, सस्पेंड हो गया, वो उसे रिवोक नहीं करा रहे हैं, लेकिन वो लायबल है टैक्स पेमेंट करने के लिए। तो ऐसे केस में इस तरीके से डिपार्टमेंट जो है इनिशिएट करती है रिकवरी। रिकवरी प्रोसीडिंग और टैक्स डिमांड तो अलग मुद्दा हो गया, लेकिन जो प्रोसीजर फॉलो होगा अनरजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर, वो सेक्शन 63 में इन धाराओं के अंतर्गत वो काम करेंगे। क्योंकि मान लीजिए सेक्शन 63 की अगर हम बात करते हैं, तो किसी भी पर्सन पे अगर सेक्शन 63 अप्लाई होता है तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग कई सारे कनेक्टेड सेक्शन उसके ऊपर अप्लाई होने लगते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये जो असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन है ये यहाँ पे क्लियर हुआ होगा आपको। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब आइए मूव करते हैं हम लोग सेक्शन 64 के ऊपर और यहाँ समझने की कोशिश करते हैं समरी असेसमेंट कुछ स्पेशल केसेस में। सेक्शन 64 की सब सेक्शन 1 ये कहता है कि जहां पे प्रॉपर ऑफिसर में ऑन एनी एविडेंस showing to a tax liability of a person coming to his notice। अब बात को यहाँ पे समझिए, द प्रॉपर ऑफिसर को कोई ऐसा एविडेंस मिलता है जो ये इस बात को प्रमाणित करता है, ये शो करता है टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन, कि किसी व्यक्ति पे टैक्स लायबिलिटी आनी चाहिए, टैक्स इसके ऊपर लगना चाहिए, और ये बात उसके नोटिस में आती है। तो ऐसे केस में विद द प्रीवियस परमिशन, अब यहाँ पे देख लो, प्रॉपर ऑफिसर जो है डायरेक्ट इनिशिएट नहीं ले सकता जब तक कि वो परमिशन ना ले ले। अब कोई भी, हमेशा एक बात ध्यान रखना, कोई भी इनिशिएटिव अगर डिपार्टमेंट आपके ऊपर लेता है तो ऐसे केस में आप प्रोफेशनल की मदद लो। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि अगर इसको एकेडमिक स्टूडेंट देख रहे हैं तब तो उनके लिए अलग बात है, लेकिन अगर कोई बिजनेसमैन देख रहा है, कोई जो व्यापार में है और रजिस्टर्ड है और उनके ऊपर कोई नोटिस इशू होता है, तो फटाफट जो है किसी प्रोफेशनल की मदद लें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो नोटिस वगैरह इशू की जाती है वो हो सकता है बिना परमिशन के कर दी गई हो। ठीक है, वैसे नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ योर इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ कि ऐसा भी एक पहलू ये भी है, आपको कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, तो वो प्रीवियस परमिशन किसका लेगा? एसी का लेगा या जेसी का लेगा, यानी कि असिस्टेंट सॉरी एडिशनल कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर का वो प्रीवियस परमिशन लेगा। यानी कि फिर बात कर लेते हैं कि जैसे ही ये बात उसके नोटिस में आएगी कि कोई ट्रांजेक्शन ऐसा है जिसपे आपको टैक्स पेमेंट करना है, तो आपके ऊपर वो क्या करेगा? प्रीवियस परमिशन वो लेगा एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर की, टू प्रोसीड टू असेस द टैक्स लायबिलिटी ऑफ सच पर्सन, कि जब ये लोग परमिशन दे देंगे तब वो आगे बढ़ेगा आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी डिटरमिन करने के लिए। ठीक है, होप इतनी बात यहाँ क्लियर होगी। अब यहाँ पे जो वो आगे बढ़ेगा ना टैक्स लायबिलिटी को डिटरमिन करने के लिए, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू, यानी कि भारत सरकार के रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए, भारत सरकार का जो हिस्सा है टैक्स का उसको सुरक्षित करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो आगे बढ़ेगा, आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी डिटरमिन करेगा। एंड और क्या करेगा? इशू एन ऑर्डर, आपके ऊपर एक ऑर्डर इशू करेगा, क्योंकि ऐसे तो मुंह जबानी टैक्स मांगेगा नहीं जब तक आपके ऊपर ऑर्डर नहीं इशू करेगा, क्योंकि हर चीज कानूनी प्रक्रिया के अंदर ही होगी। ठीक है, इफ ही हैज sufficient ground to believe that any delay
in doing so may adversely affect the interest of revenue। अगर उसके पास विश्वास करने का ये पर्याप्त कारण है, सफिशियंट ग्राउंड है उसके पास ये विश्वास करने के लिए कि एनी डिले इन डूइंग सो मे एडवर्सली अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू। अगर उसके पास ये विश्वास करने का पर्याप्त कारण है ऑफिसर के पास कि मेरे द्वारा अगर कोई डिले किया जाता है तो ऐसे केस में जो है यहाँ पे गवर्नमेंट के रेवेन्यू को एडवर्सली इफेक्ट होगा, गवर्नमेंट की रेवेन्यू एडवर्सली इफेक्ट होगी। यानी कि वो फटाफट समरी असेसमेंट करेगा अगर उसे ऐसा लगता है कि ये पर्सन यार भाग सकता है, निकल सकता है, पता भी नहीं लगेगा कुछ दिन बाद, तो फटाफट इसके ऊपर इनिशिएट कर दो। वही मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर के पास ये सफिशिएंट ग्राउंड है, इस बात को इस बात से वो बिलीव करता है, उसके पास विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि अगर मेरे द्वारा कोई डिले कर दिया गया टैक्स रिकवरी करने में तो यहाँ पे जो है रेवेन्यू का नुकसान है, गवर्नमेंट का नुकसान होगा, तो ऐसे केस में वो सेक्शन 64 के अंदर समरी असेसमेंट कंडक्ट कर देगा आपके ऊपर और टैक्स की रिकवरी के लिए आपके ऊपर ऑर्डर पास कर देगा। आई थिंक ये इतनी सी बात यहाँ पे क्लियर होगी। आगे यहाँ पे बोला गया प्रोवाइडेड दैट वेयर द टैक्सेबल पर्सन टू हुम द लायबिलिटी पर्टेन्स, यानी कि वो टैक्सेबल पर्सन जिसके ऊपर वो लायबिलिटी आ रही है इज नॉट असर्टेनेबल, वो पता ही नहीं लग पा रहा है, उसको पा ही नहीं रहे वो, ठीक है, उसको खोजने पे भी नहीं मिल रहा है। एंड सच लायबिलिटी पर्टेन्स टू सप्लाई ऑफ गुड्स, या तो अब ये लायबिलिटी अगर संबंध रखती है किससे, सप्लाई ऑफ गुड्स से, कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स के रिलेशन में टैक्स निकल के आएगा इस पर्सन के ऊपर और वो पर्सन मिल ही नहीं रहा उनको, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, द पर्सन इन चार्ज ऑफ सच गुड्स, जो पर्सन उस गुड्स का इंचार्ज होगा, जिसके कंट्रोल में वो गुड्स होगा उस समय, शैल बी डीम्ड, मान लिया जाएगा, टू बी द टैक्सेबल पर्सन, वो मान लिया जाएगा कि ये वही पर्सन है जिसकी हमें तलाश थी। समझ गए बात को, हालांकि रियल पर्सन उन्हें नहीं मिल रहा है लेकिन वो गुड्स जिसके कंट्रोल में है वो पर्सन मान लिया जाएगा, हाँ भाई इसी पर्सन की हमें तलाश थी, और इसी को वो पर्सन मानते हुए इसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी सेट कर दी जाएगी। पर्सन लाइबल टू असिस्ट एंड लाइबल टू पे टैक्स एंड एनी अदर अमाउंट ड्यू अंडर दिस सेक्शन, यानी कि उस पर्सन के ऊपर यह प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा, भले ही वो रियल पर्सन इनको ना मिले, लेकिन जिसके कंट्रोल में वो गुड्स है वो पर्सन डीम कर लिया जाएगा, मान लिया जाएगा कि ये वही पर्सन है। ठीक है, आगे कह रहे हैं सेकंड में, सेकंड सबसेक्शन यहाँ पे, ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द टैक्सेबल पर्सन विद इन 30 डेज, अब क्या होगा कि 30 दिन के अंदर वो टैक्सेबल पर्सन एक एप्लीकेशन देगा फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द ऑर्डर पास्ट, जिस दिन वो प्रॉपर ऑफिसर ऑर्डर पास करेगा, ठीक है, उसके 30 दिन के अंदर वो पर्सन एक एप्लीकेशन देगा अंडर सब सेक्शन 1 और ऑन हिज ओन मोशन if the additional commissioner or joint commissioner considers that such order is erroneous, कि मतलब वो एक एप्लीकेशन देगा, भैया ये जो ऑर्डर मेरे ऊपर पास किए हो ये गलत ऑर्डर पास किए हो, मेरे ऊपर ये ऑर्डर पास नहीं होना चाहिए, तो ऐसे केस में आपकी एप्लीकेशन को एडिशनल कमिश्नर और ज्वाइंट कमिश्नर कंसीडर करेंगे और उस कंसिडरेशन में अगर ये फिट पाया जाता है कि हाँ यार यू आर नॉट द पर्सन जिसकी तलाश में हम थे, आप वो पर्सन नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होगा, वो ऑर्डर विड्रॉ कर दिया जाएगा। He may withdraw such order and follow the procedure laid down 73 और 74। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके एप्लीकेशन से ये जस्टिफाई हो जाता है कि भाई आप वो पर्सन नहीं हो यार जिसकी तलाश थी हमें, ठीक है, तो ऐसे केस में एडिशनल कमिश्नर एंड ज्वाइंट कमिश्नर जो भी वहां पे प्रॉपर ऑफिसर का काम करेगा वो जो है उस ऑर्डर को विड्रॉ कर देगा और आपके ऊपर सेक्शन 73 में और 70 सॉरी आपके ऊपर नहीं, तब वो आगे प्रोसीजर फॉलो करेगा, 73 74 का प्रोसीजर फॉलो करेगा। अब वो आपके ऊपर करे या ओरिजिनल पर्सन के ऊपर करे जो ओनर ऑफ द गुड्स है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन और हालात के ऊपर किसके ऊपर किया जाता है। तो जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि सेक्शन 73 में जहां पे आपने टैक्स नॉट पेड है, ठीक है, नॉट पेड है, शॉर्ट पेड है, आईटीसी आपने गलत तरीके से क्लेम कर लिया है, यूटिलाइज कर लिया है, आईटीसी क्लेम किया या यूटिलाइज किया, ठीक है, तो और आपने रॉन्गली रिफंड ले लिया, रॉन्गली रिफंड आपने क्लेम कर लिया, ठीक है, तो ये कुल मिला के सेक्शन 73 और सेक्शन 74 दोनों पे ये चीज अप्लाई होती है। लेकिन सेक्शन 73 क्या कहता है यहाँ पे, नो इंटेंशन ऑफ फ्रॉड की बात करता है, ठीक है,
नो इंटेंशन ऑफ फ्रॉड, मतलब फ्रॉड करने का आपका कोई इंटेंशन नहीं था, ठीक है। लेकिन सेक्शन 74 कहता है कि आपका इंटेंशन था फ्रॉड करने का, ठीक है। तो जो ऑफिसर को उचित लगेगा वो आपके ऊपर एक्शन यहाँ पे लेगा जो उसे फेवरेबल लगेगा। तो आई थिंक ये इतनी बात क्लियर होगी, जहां पे हम लोगों ने फ्रेंड्स पढ़ा, यहाँ पे जानने की कोशिश की समरी असेसमेंट कब और किस हालात में किए जाते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटा कुल मिला जुला के यहाँ पे आपको समरी असेसमेंट में क्या याद रखना है। समरी असेसमेंट में ये याद रखना है कि भाई अगर मान लीजिए डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि कहीं से किसी पर्सन से टैक्स रिकवरी होनी चाहिए, ठीक है, और उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा अगर डिले किया गया तो रिकवरी नहीं हो पाएगी, यानी कि डिपार्टमेंट जब इनिशिएट करेगी तो प्रोटेक्ट करने के लिए करेगी, प्रोटेक्ट करेगी क्या, प्रोटेक्ट करेगी इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, यानी कि भारत सरकार की जो रेवेन्यू का हिस्सा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये इनिशिएटिव लेंगे, ठीक है। अब अगर यहाँ पे एक बात और कही गई है कि अगर वो टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट होती है ऐसे पर्सन के ऊपर लेकिन वो पर्सन मिल नहीं पाता, ठीक है, तो अगर वो टैक्स लाइबिलिटी गुड्स के रिलेशन में है तो गुड्स जिसके कंट्रोल में है उसके ऊपर ऑर्डर पास कर दिया जाएगा, बात समझ लो, ऑर्डर पास कर दिया जाएगा, ठीक। लेकिन अब ये ऑर्डर जब पास होगा तो 30 दिन के अंदर उस पर्सन को ये राइट होगा कि एक एप्लीकेशन वो दे, किसे दे, किसे दे भाई, या तो जेसी को दे या तो एडिशनल कमिश्नर को दे कि भाई ये जो ऑर्डर हमारे ऊपर पास किया है ये जो है गलत है, एरोनियस है, ठीक है। तो जेसी और एडिशनल कमिश्नर उसको कंसीडर करेंगे, अगर उनको फिट लगता है कि हाँ इस पर्सन के ऊपर ये ऑर्डर पास नहीं होना चाहिए तब ऐसे केस में वो ऑर्डर को विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। जो समरी असेसमेंट का ऑर्डर है वो विड्रॉ कर लिया जाएगा और फिर उसके बाद ऑर्डर जब क्या हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा, ठीक है, विड्रॉ हो जाएगा, तब ऐसे केस में जेसी और एडिशनल कमिश्नर क्या करेंगे, 73 और 74 का प्रक्रिया फॉलो करते हुए रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट करेंगे। तो ये इतनी सी बात थी, होपफुली ये बात क्लियर होगी। थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स फॉर गिविंग योर पोटेंशियल टाइम टू दिस क्लास। थैंक यू सो मच।